चलो भाई, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को। राम राम भी। हरि ओम। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। आ गया बेटा, कहीं नहीं हुई, यहीं आ गया। हरि ओम, राम राम बच्चों सभी को। एक रिक्वेस्ट थी, पूछ लो। राम राम भाई। गुड इवनिंग बच्चे। जय हिंद सभी को। चलिए। लंबी छुट्टी ना दें? हाँ, लंबी छुट्टी क्यों देंगे? लंबी छुट्टी बिल्कुल नहीं देंगे बच्चे। देखो, आ, कल हमने क्या डिस्कस किया था? मे कैन, नीड डेयर। दो मॉडल्स डिस्कस किए थे, नहीं फोर। नीड डेयर के यूजेस डिस्कस किए थे, कैन और मे के डिस्कस किए थे। आज देखिए, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यूज टू से शुरुआत करते हैं। यूज टू एक सिंगल मॉडल ही है जो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। देखो, मैं बता देता हूं। जो यूज टू फ्रेज है ना, ये मॉडल फ्रेज है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हर एक मॉडल किसी न किसी पर्टिकुलर इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है। तो यूज टू मॉडल का हम यूज करते हैं तब जब हमें यह बताना हो कि सम एक्शन इज द हैबिट ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट के रेगुलर एक्शंस होते हैं, पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं, उनको रेफर करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। अच्छा, जब हम यूज टू का यूज करते हैं तो वहां पे एक मीनिंग अंडरस्टूड होता है, बट नॉट नाउ। बट नॉट नाउ। तो अगर हम किसी एक्शन के साथ में यूज टू मॉडल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक्शन पास्ट में रेगुलरली होता रहा होगा, लेकिन अब प्रेजेंट में वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग हो जाता है बट नॉट नाउ। ठीक है। क्वेश्चंस के लिए बच्चे देखो, तुम्हें बताया था क्वेश्चंस के लिए क्या करो। अभी तो आजकल तो मैंने अभी 2-3 दिन से व्हाट्सअप खोला ही नहीं है। वो जो नंबर है ना, 9891991959, इस पे अपना कोई क्वेश्चन है ना तो ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और जब मेरे पास टाइम होगा ना, मैं कभी देखूंगा तो आंसर कर दूंगा उसको। ठीक है। 9891991959, ये है आंसर। चलो खैर, मैं मिटाता हूँ इसे। देखो। हम्म तो मैं फिर से बता देता हूँ। यूज टू मॉडल हम यूज करते हैं पास्ट के रेगुलर एक्शंस का रेफर करने के लिए। जहां पर भी हम यूज टू मॉडल का यूज करते हैं वहां पे हमारा अंडरस्टूड मीनिंग होता है बट नॉट नाउ। ठीक है, ये मतलब होता है। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। द मैन यूज टू वर्किंग इन दिस कंपनी इन द 1980s। द मैन वॉज यूज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट। अब यहां पर हमने यूज टू लिखा, मॉडल हो गया। हमने पढ़ा कि मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, यहां तो हमने वर्किंग लिख रखा है। तो ये लो, गलत हो गया, इसको वर्क लिखेंगे से हो जाएगा। ठीक है। द मैन यूज टू वर्क इन दिस कंपनी इन दी 1960s, 1980s। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। द मैन यूज टू वर्क इन दिस कंपनी इन 1980s बट नॉट नाउ। बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। तो ये जो यूज टू मॉडल हम यूज करते हैं जब, तो उस सेंटेंस में हमारा ये मीनिंग अंडरस्टूड होता है बट नॉट नाउ। क्योंकि अगर हम यूज टू मॉडल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे लिखा गया एक्शन पास्ट में रेगुलरली होता रहा होगा, लेकिन अब प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर ही हो गया। नेक्स्ट देखो। द मैन वॉज यूज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर भी हमने यूज टू लिख रखा है और इसके साथ में वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है। तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग लिखा था तो गलत हो गया था, हमें वर्क लिखना पड़ा था। अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही वर्क लिखा हुआ तो सही होना चाहिए। लेकिन अब एक यहाँ पे दूसरी कहानी है। ये जो यूज टू था ना, ये मॉडल था, लेकिन हम इस यूज टू को मॉडल नहीं मान सकते। क्योंकि अगर हम इस यूज टू को मॉडल मान लेंगे तो ये वॉज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्योंकि भाई अगर ये यूज टू मॉडल है तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं सकती। यूज मॉडल तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो या तो ये वॉज गलत है, या फिर अगर ये वॉज के साथ हम यूज टू लिख रहे हैं तो यहाँ पे समझना है ये वॉज वर्ब है और यूज टू एक एडजेक्टिव है। अब मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, यूज टू मॉडल होता है, इसका यूज हम पास्ट की हैबिट्स के लिए करते हैं। जब हम इसका यूज पास्ट की हैबिट्स के लिए करते हैं तो ये मॉडल होता है और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डन।
जैसे बाकी मॉडल्स के साथ में करते हैं उसी तरीके से। लेकिन अब एक दूसरी कहानी है कि यूज टू हमेशा ना मॉडल नहीं होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। देखो यूज्ड टू जो है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है। जब यूज टू एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड का मतलब आदि अभ्यस्त होता है। तो यूज टू जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है, और जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त होना, आदि होना। अच्छा, उस कंडीशन में जब ये एडजेक्टिव होता है ना तो हम इसका यूज करते हैं प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली का मतलब इसका यूज हम करते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बाद लिखकर। जनरली वो लिंकिंग वर्ब बी या गेट की फॉर्म होती हैं। तो अगर हम बी या गेट की फॉर्म के बाद में यूज टू का यूज कर रहे हैं तो समझ जाना ये मॉडल नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव होगा ना तो अगर हम इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, देखो मैं पूरी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो हम यूज टू एडजेक्टिव लिखते हैं, इसमें होता क्या है, ये जो यूज्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो हम टू लिखते हैं वो प्रेपोजिशन है। अच्छा, ये जो टू प्रेपोजिशन है वो इस यूज्ड एडजेक्टिव के साथ हमेशा यूज की जाती है, तो हम पूरे यूज टू को ही एडजेक्टिव कह देते हैं। बाकी ध्यान रखना है यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव है, और टू प्रेपोजिशन है। अब चूंकि ये टू प्रेपोजिशन है तो कोई ना कोई हमें इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। भाई प्रेपोजिशंस बिना ऑब्जेक्ट के तो लिखी नहीं जा सकती। वो ऑब्जेक्ट कौन होगा, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो हम कभी किसी एक्शन को ऑब्जेक्ट बनाए इस प्रिपरेशन का, तो लिखना पड़ेगा जेरेंट फॉर्म। तो अगर हम यूज टू के बाद में कभी कोई वर्ब लिखे ना तो वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखनी है। अब ये दो बातें तुम्हें यहां पे धीरे धीरे समझनी है। राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें, हम्म, बताता हूं भी। हरिओम। राधे राधे भाई। असल में बच्चे होता क्या है ना, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर जवाब इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उस पर बहुत सी चैट होती है, बहुत से व्हाट्सएप पड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको खोलने का मतलब ये होता है कि आपके पास 2-3 घंटे तो कम से कम हो अलग से तब। अच्छा, इतना टाइम होता नहीं है, अब यहाँ से पढ़ा के जाओ, ठीक है। उसके बाद थक जाओ, फिर घर पे जाके थोड़ी देर टीवी भी देखनी पड़ती है, फिर घरेलू काम वगैरह भी होते हैं। तो कई बार हम उसे व्हाट्सएप को खोलते नहीं। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को लगता है जितना कि वो डेडिकेशन के साथ केवल पढ़ाई लिखाई के लिए सारा टाइम अपना यूज करते हैं वैसे हम करते होंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। घरेलू इंसान है, घर परिवार भी है, ठीक है। माता पिताजी हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बीवी है, ठीक है, खुद हैं। तो इतना टाइम में बच्चे जितने हमसे उम्मीदें रख लेते हैं ना, इतना एक्चुअल में होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं क्लास में पढ़ते टाइम पूरा फोकस कंसंट्रेशन बना के रखा करो, जो चीजें कही जाती हैं उनको ध्यान से सुनने समझने की कोशिश किया करो, जिससे कि ये चीजें कम हो जाए। बट नॉट नाउ का मतलब होता है लेकिन अब नहीं। बट नॉट नाउ का मतलब होता है बच्चे अब नहीं, ठीक है। आ जाओ। देखो मैं फिर से एक बार ध्यान से समझाता हूँ, फिर से सुनना। यूज टू वर्ड एक मॉडल होता है। इस मॉडल का यूज हम करते हैं तब जब हमें यह बताना हो कि कोई एक्शन पास्ट की एक रेगुलर हैबिट है जो प्रेजेंट में अब डिसकंटिन्यू हो गया, अब ऐसा नहीं होता। तो जब हम यूज टू का यूज एज अ मॉडल करते हैं तो हम इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं कि यूज टू वर्ड जो होता है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब अकस्टम्ड टू होता है। अच्छा, और इस एडजेक्टिव का यूज हम प्रेडिकेटिवली करते हैं। प्रेडिकेटिवली बी या गेट की फॉर्म के बाद लिखकर करते हैं। बी और गेट लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो इनके बाद अगर हम यूज टू का कभी भी यूज करेंगे ना तो ये एडजेक्टिव होगा। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद में अगर कभी वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंट फॉर्म में लिखना। जेरेंट फॉर्म में क्यों लिखनी पड़ती है वो मैंने यहां समझा दिया कि जिस यूज टू को हम एडजेक्टिव कह रहे हैं इसमें केवल ये जो यूज होता है ना वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव है और ये टू प्रेपोजिशन है। क्योंकि ये टू प्रेपोजिशन है तो इसके बाद हमेशा हमें इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर हम मान लो किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो फिर जेरेंट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ये है। तो यूज टू अगर हमारा एडजेक्टिव होगा और हमें इसके बाद में वर्ब लिखनी पड़ेगी तो वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। देन अब देखो ये हमने वॉज यूज टू लिखा है, तो ये वॉज यूज टू अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया वॉज अकस्टम टू, कि उस मैन की आदत थी, वो अकस्टम्ड था, आदि था, ठीक है। तो ये वॉज हो गई वर्ब, यूज टू हो गया एडजेक्टिव। अगर ये यूज टू एडजेक्टिव हो गया तो इसका जो हमने वर्ब लिख रखी है ना, ये हमें जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी वर्किंग। तो ये आंसर है। द मैन यूज टू वर्क इन दिस कंपनी इन द 1980s। वहां पे यूज टू मॉडल है और वर्क एक वर्ब है, और उसका मतलब है बट नॉट नाउ। द मैन यूज टू वर्क इन दिस कंपनी इन द 1980s बट नॉट नाउ, कि वो मैन इस कंपनी में काम करता था 1980s में लेकिन अब नहीं करता, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, द मैन वॉज यूज टू, कि मैन यूज टू था। यूज टू का मतलब कस्टम्ड था, आदि था, किस चीज का,
वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब कई घंटे तक वो काम कर सकता था बिना थके हुए। ठीक है, हरिओम बच्चे। चलो ये बात समझ में आ गई। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड में हमने लिखा मोहन हैज गॉट यूज्ड टू ईट दिस फूड। अब देखो यहाँ पे समझना, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, गॉट मेन वर्ब हो गई, अब गेट लिंकिंग वर्ब होती है। तो अगर हम गॉट के बाद यूज टू लिख रहे हैं तो ये मॉडल तो किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मॉडल होता तो हैज गॉट कहां से आती है, हैज गॉट ये जो हमने लिखा है ये वर्ब है, तो अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब यूज टू हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एक चीज और समझना ध्यान से, मान लो ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, मोहन यूज्ड टू ईट दिस फूड, ऐसे लिखा होता तो ये सही हो जाता। क्यों सही हो जाता, क्योंकि हम यूज टू को मॉडल मान लेते और ईट को मेन वर्ब मान लेते। मोहन यूज टू ईट दिस फूड और इसका मतलब मान लेते बट नॉट नाउ, कि कोई फूड है जो मोहन पहले खाता रहा होगा लेकिन अब उसने खाना बंद कर दिया, बट नॉट नाउ। बट नॉट नाउ का मतलब अब नहीं खाता। मोहन यूज टू ईट दिस फूड, मोहन इस फूड को खाया करता था, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं खाता, तब हम ये मीनिंग मान लेते। अगर केवल इतना लिखा होता यूज टू इट, लेकिन यहाँ लिखा हैज गॉट यूज टू, तो ये हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, गॉट मेन वर्ब हो गई, तो यूज टू मॉडल नहीं हो सकते, ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसके बाद में अगर हम कोई वर्ब लिखेंगे ना तो जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, तो जो ईट है ना इसको कर दो ईटिंग। अच्छा, जब हम ईटिंग लिख देंगे तो इसका मतलब भी समझ लेना क्या होगा। जैसे मोहन यूज टू ईट दिस फूड का मतलब हो गया बट नॉट नाउ, ठीक है। मोहन हैज गॉट यूज टू ईटिंग दिस फूड का मतलब हो गया मोहन हैज गॉट अकस्टम्ड टू, कि मोहन जो है वो आदी हो गया अब इस खाने को खाने का, मतलब उसकी आदत पड़ गई, इस तरीके से उसने अपने को ढाल लिया कि वो ये खाना खा लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, दिस हर्ब इज यूज टू ट्रीट सेवरल डिजीजेस। इसका आंसर बताओ फोर्थ का, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, इसका एक बार आंसर बताना। दिस हर्ब इज यूज टू ट्रीट सेवरल डिजीजेस। फोर्थ क्वेश्चन का बच्चों आंसर बताओ एक बार। हाँ, अब देखो कायदे से तो ट्रीटिंग आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं एक दो चीजें तुम्हें समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, हमने पढ़ा कि यूज्ड टू एक मॉडल है, ठीक है, जिसका यूज हम पास्ट के रेगुलर एक्शंस को रेफर करने के लिए करते हैं। फिर हमने पढ़ा यूज टू एक एडजेक्टिव भी है जो पर्सन की हैबिट को डिस्क्राइब करता है और इसका मतलब होता है कस्टम्ड टू। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है कि यूज जो वर्ड है ना ये एक वर्ब भी है बच्चे, वर्ब है, वर्ब। ठीक है, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, दे यूज दे यूज वाटर टू ट्रीट दिस डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें समझना, दे सब्जेक्ट हो गया, यूज हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, वाटर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और टू ट्रीट दिस डिजीज जो है ना ये इन्फिनिटिव फ्रेज हो गई, इन्फिनिटिव। और ये जो इन्फिनिटिव हमने यहाँ पे लिखा है ना ध्यान से देखो, ये वाई का रिप्लाई है। जैसे हमने लिखा दे यूज वाटर, कि वो वाटर का यूज करते हैं, वाई डू दे यूज वाटर, तो उसका रिप्लाई लिखा हुआ टू ट्रीट दिस डिजीज, इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ये यहाँ पे यूज वर्ब एक्टिव फॉर्म में है। अब मान लो हम इस वर्ब को पैसिव बनाए अगर, तो हमें इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वाटर इज यूज्ड। फिर से देखो समझना जो मैं कह रहा हूं, जब हम इस यूज वर्ब को जो अभी एक्टिव है पैसिव बनाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वाटर वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, वाटर इज यूज हो जाएगा, यूज वर्ब को पैसिव बनाओगे इज यूज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर जो इन्फिनिटिव हमने वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा था ना वो ऑब्जेक्ट तो जाके सब्जेक्ट बन गया, तो ये इन्फिनिटिव खिसक के वर्ब के पास आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा टू ट्रीट दिस डिजीज। अब हमें क्या होगा, हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यूज टू के साथ अगर हम वर्ब लिखेंगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इसको ट्रीटिंग लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ध्यान तुम्हें ये रखना है कि भाई इसको ट्रीटिंग मत लिखना, क्योंकि ये जो हमने टू ट्रीट दिस डिजीज लिखा है ना ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये जो हमने इज यूज लिखा है,
ये कोई एडजेक्टिव या मॉडल नहीं है, पैसिव फॉर्म की वर्ब है। हाँ ठीक है, ये पैसिव में है एक्चुअली। हाँ अब देखो मैं फिर से समझाता हूं, तुम्हें सारी कहानी ध्यान से सुनना। ये यूज वर्ब है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट वाटर है। अगर हम इस वर्ब को पैसिव बनाएंगे तो जो वाटर इसका ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और जब हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसको लिखना पड़ेगा इज यूज्ड, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का पैसिव बनाते हैं ना, तो इज हमारे साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो इज यूज्ड हो गया। अच्छा फिर होगा क्या, जो इस वर्ब की एक्टिव फॉर्म के बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट लिखा था वो आके इसका सब्जेक्ट बन गया। तो जो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा गया इन्फिनेटिव था वो खिसक के इस वर्ब के पास आ गया। तो हमें एक तरीके का यहाँ पे इल्यूजन हो सकता है, एक तरीके से मतलब हमें एक धोखा हो सकता है हमारे साथ में, कि हम इस यूज टू को एडजेक्टिव मान लें और उसके बाद में हम जेरंट ट्रीटिंग लिखने की कोशिश करें। तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो मैं बताता हूं इसके क्या क्या तरीके हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने का जो तरीका है वो पता क्या है, वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब यूज टू एडजेक्टिव होता है ना तो उसका मतलब अकस्टम टू होता है। देखो यूज टू जब भी एडजेक्टिव होता है ना तो इसका मतलब होता है अकस्टम्ड टू, तो तुम्हें उस मीनिंग को टैली करना चाहिए सेंटेंस में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था मोहन हैज गॉट यूज टू ईटिंग दिस फूड, तो इसका मतलब हो गया मोहन हैज गॉट अकस्टम्ड टू, कि मोहन की आदत पड़ गई है खाना खाने की। क्या वो बात हम यहाँ पे कह पाएंगे वाटर इज अकस्टम्ड टू, कि वाटर की आदत पड़ गई है ट्रीटमेंट करने की? नहीं, ये एक्चुअल में हम वाटर का यूज डिस्क्राइब कर रहे हैं, वाटर की हैबिट नहीं। तो जो यूज टू एडजेक्टिव होता है ना, देखो ये जो यूज टू एडजेक्टिव होता है इसका यूज हम करते हैं हैबिट डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन जो इज यूज्ड पैसिव वर्ब होती है इसका यूज हम करते हैं यूज डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे हम वाटर के यूज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि वाटर की हैबिट को। तो अगर हम वाटर की हैबिट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं और यूज टू का मतलब अकस्टम्ड टू नहीं है, तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पैसिव वर्ब है इज यूज्ड, जो वाटर का यूज डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, जैसे हमने लिखा दिस हर्ब इज यूज टू ट्रीट सेवरल डिजीज, तो अब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे हर्ब, हर्ब का मतलब होता है कोई औषधि वगैरह जड़ी बूटी। तो हमने लिखा दिस हर्ब इज यूज टू ट्रीट सेवरल डिजीज, तो यहाँ पर हम हर्ब के यूज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि उसकी हैबिट को। और इस यूज टू का मतलब अकस्टम्ड टू भी नहीं है, ध्यान से देखो, मतलब दिस हर्ब इज अकस्टम्ड टू, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इस हर्ब की आदत है बीमारी ठीक करने की, ठीक है। यहाँ पे हम उसके यूज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में जो, एक मिनट क्या गया, इस सेंटेंस में जो इज यूज है ना ये हमारी पैसिव वर्ब है, और ये जो टू ट्रीट है ये इन्फिनेटिव है। तो अगर इज यूज हमारी पैसिव वर्ब है और टू ट्रीट इन्फिनेटिव है तो ये सेंटेंस सही है, इसमें किसी करेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर हम किसी सेंटेंस में यूज टू का यूज एज एन एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा अकस्टम्ड टू होगा, उसको टैली करना है कि इसका मतलब अकस्टम्ड टू है नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लिखा होगा यूज टू के थ्रू हम उसकी हैबिट डिस्क्राइब कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाटर की हैबिट डिस्क्राइब नहीं कर रहे, यहाँ पे हम हर्ब की हैबिट डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो ऐसे समझ जाओ कि एडजेक्टिव नहीं है, ये पैसिव वर्ब है, क्योंकि हम उसका यूज डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज और बता देता हूं, ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या बताया कि हमने लिखा टू ट्रीट दिस डिजीज, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। और इस इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज हमने क्यों किया, इस इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज हमने किया पर्पस बताने के लिए। दे यूज वाटर, कि वो वाटर को यूज करते हैं, तो किस पर्पस के लिए, वाई डू दे यूज वाटर, तो वाई का रिप्लाई आ गया टू ट्रीट दिस डिजीज, इस डिजीज को ठीक करने के लिए। तो अगर तुम्हें कहीं पे ऐसा लगे कि तुमने टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है और वो लिखी गई टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वाई का रिप्लाई है, तो समझ जाना ये इन्फिनेटिव है और ये सही है, इसमें आईएनजी फॉर्म मत लिखना। जैसे देखो दिस हर्ब इज यूज्ड, व्हाई इज इट यूज्ड, तो वाई का रिप्लाई आ गया टू ट्रीट सेवरल डिजीजेस, तो ये जो टू ट्रीट सेवरल डिजीजेस हमने लिखा है ना, ये फ्रेज वाई का रिप्लाई है, अगर ये वाई का रिप्लाई है तो इन्फिनेटिव और ये सही है, ठीक है। अब मैं दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखता हूं, अपने आप सही करना। देखो, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स इन डेजर्ट्स, ठीक है। एक दूसरा, camels are used to live without water in deserts। अब ये जो दोनों सेंटेंस तुम पढ़ के अगर इन्हें सही करने की कोशिश करोगे ना तो बात जो मैं समझा रहा हूँ जल्दी क्लियर हो जाएगी। बेटा एग्जाम्पल लिख दिया, इनसे ट्राई करो।
ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं ए और बी, इन दोनों एग्जांपल्स को पढ़ो और जो बातें बताई गई हैं उनको इसमें अप्लाई करके देखो। देखो दोनों में यूज टू के बाद में हमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी या किसी में नहीं लिखनी पड़ेगी, या एक में लिखनी पड़ेगी एक में नहीं। सारे लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग इस समय लाइव हैं आंसर सबको करना है। ये दोनों सेंटेंस पढ़ो ए और बी। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स इन डेजर्ट्स, कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर इन डेजर्ट्स। और अपना जो तुम्हारे हिसाब से जो भी आंसर तुम्हें लगे वो आंसर करो जल्दी से। ठीक है, बातें समझ में आई? अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, एक बार समझना। ये जो हमने पहला सेंटेंस लिखा ना, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स इन डेजर्ट्स, इसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यूज ऑफ कैमल्स। यूज ऑफ कैमल्स, कि कैमल्स को क्यों यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हैबिट ऑफ कैमल्स। तो एक तो सबसे पहले ये देखा करो, अगर हम यूज डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी का, तो समझ जाना कि ये आर यूज्ड, इज यूज्ड, वाज यूज्ड, जो भी लिखा है ना, ये हमारी वर्ब है पैसिव वॉइस की। और अगर हम हैबिट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जान जाना है कि जो यूज टू है ना, ये एडजेक्टिव है। तो एक तो ऐसे बदल जाता है। असल में होता क्या है ना, कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर इन डेजर्ट्स, ये कैमल्स की हैबिट है कि वो इस तरीके से ढले होते हैं, इस तरीके से उनकी आदत होती है कि वो बिना पानी के भी डेजर्ट्स में सर्वाइव कर लेते हैं, जहां पे ज्यादातर एनिमल्स नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा, वो जो ऊपर लिखा कैमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स इन डेजर्ट्स, वो कैमल्स का यूज है कि डेजर्ट्स में मतलब कैमल्स पाले जाते हैं। तो लोग क्यों पालते हैं कैमल्स को, तो ये उनका यूज है कि उनको इसलिए पाला जाता है टू कैरी हैवी लोड्स इन डेजर्ट्स। ठीक है। तो एक तो इसी से पता चल जाता है कि सेंटेंस में हम किसी के यूज को डिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी की हैबिट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर हैबिट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो यूज टू एडजेक्टिव है, यूज को डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये पैसिव वर्ब है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज देखो, हमने पढ़ा था कि जो हम इन्फिनेटिव लिखते हैं ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये वाई का रिप्लाई हो तो ये इन्फिनेटिव होता है। अब जैसे हमने लिखा कैमल्स आर यूज्ड, वाई आर कैमल्स यूज्ड, तो वाई का रिप्लाई आ गया टू कैरी हैवी लोड्स, हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए। तो ये वाई का रिप्लाई है ना, तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव और ये सेंटेंस सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर हम यही पूछें, कैमल्स आर यूज्ड, वाई आर कैमल्स यूज्ड, कैमल्स क्यों यूज किए जाते हैं, टू लिव विदाउट वाटर, तो ये टू लिव विदाउट वाटर वाई का रिप्लाई भी नहीं हो सकता कि बिना पानी जिंदा रहने के लिए कैमल्स का यूज किया जाता है। तो कुल मिला के जो टू लिव हमने लिखा ना, वाई का रिप्लाई नहीं है। तो अगर ये वाई का रिप्लाई नहीं है तो ये इन्फिनेटिव नहीं है। ठीक है। और अगर यहाँ पे यूज टू का यूज एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर रहे हैं हैबिट डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसके बाद में वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखो लिविंग। तो बस ऐसा पता चल जाता है कि अगर हम सेंटेंस में किसी का यूज डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे इज आर यूज जो भी लिखा होता है वो सब पैसिव वर्ब होती हैं। हैबिट डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यूज टू एडजेक्टिव होता है। ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमने लिखी, अगर वो वाई का रिप्लाई है तो फिर वो इन्फिनेटिव है। अगर वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाई का रिप्लाई नहीं है तो वो इन्फिनेटिव नहीं है। ठीक है। तो हम उसको जेरेंट बना देते हैं। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। ठीक। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस पीपल यूज टू हार्ड वर्क। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों सेंटेंसेस को पहले तो एक बार ये छोड़ो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम आंसर यहाँ बताना। दे आर यूज्ड टू हार्ड वर्क। ठीक है। दूसरा, दे यूज्ड टू, एक मिनट, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ सारे। दे यूज्ड टू हार्ड वर्क। ठीक। बी, दे आर यूज्ड टू हार्ड वर्क। ठीक है। सी, दे आर यूज्ड टू वर्क हार्ड। थर्ड,
दे यूज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तुम्हें ये पता करना है कि ये सारे सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। चलो आंसर बताने शुरू कर दो। दो तीन चीजें मैं पहले बता देता हूँ, वो समझ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर बताना शुरू करना। पहली तो बात ये ध्यान रखना कि, यहां लिखता हूं, पहली तो बात ये ध्यान रखना कि जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क, एक मिनट, कि जो हार्ड वर्क है ये एक नाउन है। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, वर्क हार्ड जो है ये एक वर्ब है, इसका मतलब है मेहनत करना। तो ये हार्ड वर्क और वर्क हार्ड का डिफरेंस हो गया। दो वर्ड मैं और बता देता हूं, उनका भी ध्यान रखना। एक है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब है मेहनती। और एक वर्ड है हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर नाउन है, जिसका मतलब है मेहनत करने वाला। हालांकि हार्ड वर्कर और हार्ड वर्किंग की अभी हमें इन एग्जांपल्स में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। तो ये बातें ध्यान रखना। हार्ड वर्क इज अ नाउन विच मीन्स, क्या कह सकते हैं इसको, हार्ड वर्क को नाउन में इंग्लिश में क्या कहेंगे, देख लेना अपने आप, लेबर वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, वर्क हार्ड वर्ब है, जिसका मतलब है टू टॉयल, टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, वर्क हार्ड वर्ब है, जिसका मतलब मेहनत करना। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है लेबोरियस। ठीक है, मेहनती, परिश्रमी। और हार्ड वर्कर नाउन है, उसका मतलब है वन हु वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर तो मैंने बता दिए, इनको अपना ध्यान रखना आगे। और वर्क हार्ड और हार्ड वर्क के डिफरेंस का हमें इन एग्जांपल्स में यूज करके आंसर बताने। चलो बताना शुरू कर दो। हाँ देखो, अब समझते हैं। ये यूज टू जो हमने लिखा है, ये मॉडल है। ठीक है, और ये वाला यूज टू भी मॉडल है, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो इससे पहले कोई ना कोई दूसरी वर्ब लिखी होती। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने यूज टू लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हम इसे क्यों कह रहे हैं, मॉडल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इससे पहले हमने वर्ब लिख रखी है आर। आर लिंकिंग वर्ब होती है ना। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये यूज टू मॉडल है, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि मॉडल्स के बाद में हमें लिखनी पड़ती है वर्ब, क्योंकि मॉडल्स ऑक्सिलरीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने कोई वर्ब नहीं लिखी। हार्ड वर्क जो है नाउन है, तो ये तो गलत हो गया। मॉडल्स के बाद तो हम नाउन नहीं लिख सकते। तो इसके बाद में या तो कोई वर्ब लिख दो अपने पास से, ठीक है, और नहीं तो इसी हार्ड वर्क को वर्ब बना दो, इसको लिख दो वर्क हार्ड। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा गलत है, ये सही हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे में। दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा दे आर यूज टू हार्ड वर्क। अब ये जो हार्ड वर्क है ना, ये हमने नाउन लिख रखा है यूज टू के बाद में। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल ध्यान दिलाता हूँ। देखो, ये जो सेंटेंस था ना हमारा थ्री, अगर मान लो हम इस सेंटेंस को मैं एक बार यहाँ पे लिख के तुम्हें समझा देता हूँ। सपोज हमने लिखा ही हैज गॉट यूज्ड टू ईट दिस फूड। ठीक है, ही हैज गॉट यूज्ड टू ईट दिस फूड, जैसे हमने ये लिख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि भाई इसको हमें ईटिंग लिखना पड़ेगा। ईटिंग क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम यूज टू लिखते हैं इसमें टू प्रेपोजिशन है। अगर हम इसके बाद किसी वर्ब को इसका ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अब एक चीज सपोज करो कि अगर ये यहाँ पे ईट लिखा ही ना हो, केवल इतना लिखा हो ही हैज गॉट यूज टू दिस फूड, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिस फूड नाउन को मान लेंगे। भाई जो दिस फूड नाउन है, ये भी तो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर मान लो हम यहाँ पे ईट ना लिखें तो ये सेंटेंस सही है, ही हैज गॉट यूज टू दिस फूड। और अगर ईट लिखेंगे तो गलत होगा, फिर हमें इसको ईटिंग लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो यूज टू हमारा एडजेक्टिव होता है, अगर हम चाहें तो इसके बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट कोई नाउन या कोई प्रोनाउन भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि जब भी यूज टू एडजेक्टिव होगा तो हम हमेशा उसके बाद में जेरेंट फॉर्म का ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हम किसी नाउन या प्रोनाउन को भी उसका ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर जेरेंट फॉर्म लिखना। अब जैसे यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव है और इसके बाद हमने नाउन लिखा हार्ड वर्क, तो ये हार्ड वर्क नाउन है, यही इस टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन गया और ये सेंटेंस सही है। तो सेकेंड सेंटेंस सही है। अब आते हैं थर्ड में।
थर्ड में भी वही कहानी है, यूज टू एडजेक्टिव है, ये भी यूज टू एडजेक्टिव है, लेकिन इस बार इस यूज टू के बाद में जो हमने वर्ड लिखा है ना, वर्क हार्ड, ये वर्ब है, नाउन नहीं है। तो अगर हम इस वर्ब को इस यूज टू एडजेक्टिव के बाद में लिखेंगे तो इस टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तब तो हमें जेरेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। जेरेंट फॉर्म तो वर्क हार्ड होती नहीं है, जेरेंट फॉर्म होती है वर्किंग हार्ड, तो इसको लिखो वर्किंग हार्ड। अच्छा, डी सेंटेंस तुम समझ ही गए होगे, जैसे ये ऊपर लिखा ना दे यूज टू वर्क हार्ड, वैसे ही लिखा हुआ दे यूज टू वर्क हार्ड, ये सही हो गया। यूज टू मॉडल है, वर्क हार्ड इसका मेन वर्ब है, और ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, तो डी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए और सी गलत है। ठीक है, चलो, तो ये जो दोनों हमारे क्वेश्चन है, दिस पीपल यूज टू हार्ड वर्क, ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो यूज टू हमने लिखा ना, ये मॉडल है। अच्छा, मॉडल्स के बाद हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ती है, लेकिन जो हमने हार्ड वर्क लिखा है मेन वर्ब नहीं है, नाउन है, तो हम इसको वर्ब बना के लिख देते हैं वर्क हार्ड। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमने लिखा है दे आर यूज टू हार्ड वर्क, तो ये यूज टू एडजेक्टिव है। अब अगर ये यूज टू एडजेक्टिव है तो जो हार्ड वर्क हमने नाउन लिखा वो इसके बाद में लिखी गई टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सेंटेंस सही है। तो दोज दीज पीपल यूज टू हार्ड वर्क गलत है, उसको वर्क हार्ड लिखना पड़ेगा। दीज पीपल आर यूज टू हार्ड वर्क सही है, और मतलब ये सही है क्योंकि यूज टू प्रिपरेशन है, टू प्रिपरेशन है, उसका ऑब्जेक्ट हार्ड वर्क नाउन बन जाएगा। खैर, तो यहाँ पे हमने यूज टू के यूजर डिस्कस किया। मैं फिर से बात तुम्हें बता देता हूँ हमने क्या सीखा। यूज टू एक मॉडल होता है जिसका यूज हम पास्ट की हैबिट्स को रेफर करने के लिए करते हैं, और जब भी हम इसका यूज एज अ मॉडल करते हैं पास्ट की हैबिट्स को रेफर करने के लिए, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो जैसे बाकी मॉडल्स के साथ में लिखते हो। डन। चलो, फिर उसके बाद में यूज टू का यूज हम एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं। जब हम इसका यूज एज एन एडजेक्टिव करते हैं तो इसका मतलब अकस्टम्ड टू होता है, और इससे पहले कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब लिखी होती है। उस कंडीशन में अगर हम यूज टू के बाद में कभी कोई वर्ब लिखना चाहें तो हमें जिरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नाउन प्रोनाउन लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम कभी इज यूज टू, आर यूज टू वगैरह लिखें और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं वो कोई इन्फिनेटिव हो और ये पैसिव वर्ब हो। ठीक है, तब वो इन्फिनेटिव से हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि ये यूज टू पैसिव वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो उसके लिए मैंने बताया, वो ध्यान रखना। अगर हम किसी चीज के यूज को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये पैसिव वर्ब है। अगर हम किसी पर्सन की हैबिट को या किसी ऑब्जेक्ट की हैबिट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है। इससे पता चल जाता है। अगर यूज टू का मतलब अकस्टम टू है तो ये एडजेक्टिव है, अगर इसका मतलब अकस्टम टू नहीं है तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम वाई को रिप्लाई करने के लिए कर रहे हैं तो ये इन्फिनेटिव है और सही है। अगर हम इसका यूज वाई को रिप्लाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं तो ये इन्फिनेटिव नहीं है और ये गलत है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी कई बातें वो सारी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या हो गया? ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। दे विल शैल हेल्प यू, वी विल शैल हेल्प यू। देखो, मैं समझाता हूँ। इन क्वेश्चन से हम विल और शैल मॉडल्स का यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तो समझी गए होगे। इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए और ध्यान होने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। मिक्स हो गया बेटा, कोई नहीं, इसको रिवीजन करोगे ना तो आराम से पॉज करके वीडियो को तब नोट्स बनाना। ठीक है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से लिखना। वो असल में मैंने सारे पॉइंट्स लास्ट में एक साथ ही रिवाइज करवा दिए। ठीक है, रिवाइज इसलिए करवा दिए कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा ना हो कि मिस कर जाए कुछ, इसीलिए रिवाइज करवा दिए, तो अपने ध्यान रखना। देखो, विल और शैल, पहले तो ये ध्यान रखना, इन मॉडल्स का एक तो हम यूज करते हैं अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, एक तो ये यूज हो गया। दूसरा, हम विल और शैल का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को रेफर करने के लिए। प्रोबेबिलिटी, तो इन मॉडल्स के दो बेसिक यूजेस होते हैं। विल शैल मॉडल्स का यूज, हाँ, रिवाइज वाला मेथड ही सही है ना। हाँ, कई चीजें असल में छोटी छोटी होती है ना, तो मैं उनको इसीलिए बाद में दोबारा एक साथ ही बता देता हूँ कि अपना जब वीडियोस दोबारा देखोगे तो इसको पॉज करके अपना एक साथ लिख लेना। खैर, तो विल और शैल मॉडल्स का यूज हम एक तो विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है समझ लेना। विलिंगनेस का मतलब होता है इरादा, कि मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, हमारा क्या इरादा है। ठीक है,
तो एक तो हम इनका यूज करते हैं विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरा हम इनका यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रोबेबिलिटी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट्स। तो जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स होते हैं ना, उनके साथ हम विल्सन मॉडल लगा देते हैं। तो विल्सन मॉडल लगा देने से पता चल जाता है कि एक्शन फ्यूचर का है। देन खैर, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है देखो अब समझना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे विल हेल्प यू या दे शैल हेल्प, या वहां से छोड़ो, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा, आई शैल गो बाई कार। ठीक है, आई शैल गो बाई कार। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये स्पीकर की विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है। उसने अपना इरादा डिक्लेयर कर दिया कि वो कार से जाएगा, मतलब उसका कार से जाने का इरादा है। तो यहाँ पे शैल मॉडल जो है ना, वो विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है। फिर मान लो एक मैंने सेंटेंस लिखा, दे विल विन द मैच, कि वो मैच जीत जाएंगे। अब ये उनका इरादा नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन मैच हारने के इरादे से नहीं खेलता, सभी जीतने के लिए खेलते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब दे विल विन द मैच, मान लो कोई मैच चल रहा है और उस मैच की जो प्रेजेंट कंडीशन है, उससे हम इजिली ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी। तो मतलब हम फ्यूचर को एक तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रिडिक्शन होता है। तो जब हमने मैच देख लिया, आधे मैच से हमें ये आइडिया लग गया कि कौन सी टीम जीत सकती है कौन सी नहीं जीत पाएगी, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी डिक्लेयर कर दी। प्रोबेबिलिटी का मतलब फ्यूचर हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, होने से पहले उसको डिक्लेयर कर दिया कि दे विल विन द मैच, कि वो मैच जीत जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विल है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो शैल है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये स्पीकर की विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है। एक मिनट। हम्म। तो ये, एक मिनट बच्चों। तो यहां से हमें ये ध्यान रखना है कि विल सेल मॉडल जो होते हैं, वो विलिंगनेस भी हमारी एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अपना इरादा डिक्लेयर करते हैं कि हमारी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। और इसके अलावा हम फ्यूचर को जब रेफर करते हैं, फ्यूचर में होने वाली घटना को पहले से ही प्रिडिक्ट करना होता है, तो भी हम विल सेल का यूज कर लेते हैं। तो एक तो हम विल सेल का यूज करते हैं फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए पहले से ही, और दूसरा अपने डिसीजन को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, खैर अब आ गई बात कि इनमें डिफरेंस क्या है फिर। तो अब देखो मैं डिफरेंस समझाता हूँ तुम्हें, डिफरेंस क्या है। विल और शैल में डिफरेंस ये होता है कि जो विल मॉडल होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जब सिचुएशन इनफॉर्मल हो, और शैल का यूज करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। जो फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, जहां पे हमें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत होती है, वहां पे हम शैल का यूज करते हैं। जहां पे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, वहां पे हम विल का यूज कर लेते हैं। अब इसको एग्जांपल से ऐसा समझना, जैसे ये सब हमने हमने सबने पहले पढ़ रखा है, बुक्स वगैरह में लिखा भी होता है कि जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, उनके साथ में हमें शैल का यूज करना चाहिए, विल का नहीं। हालांकि विल लिख दोगे तो सही हो जाएगा, मॉडर्न टाइम में वो दोनों सही होते हैं, लेकिन हमें मतलब अगर प्रेफर ही करना पड़े तो शैल का यूज करना चाहिए, विल का नहीं। अच्छा, बाकियों के साथ में हमें विल का यूज करना चाहिए, शैल का नहीं। तो इसके पीछे डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूं। इसके पीछे डिफरेंस होता है ना, यही होता है। आई और वी जो है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का मतलब होता है कि ये स्पीकर होते हैं। अगर स्पीकर खुद किसी काम को करने के लिए कहेगा ना, तो फिर वो ऑब्लाइज हो जाता है कि वो उसको पूरा करके दिखाए। मैं जैसे मान लो मैं कहूं आई शैल हेल्प यू, तो अगर मैं स्पीकर हूं और मैं खुद कोई काम करने के लिए मतलब प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा, तो इसका मतलब नाउ आई एम ऑब्लाइज टू डू सो, कि अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं ऑब्लाइज हो गया। तो जो आई और बी होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। अगर स्पीकर खुद किसी काम को करने के लिए कहता है, तो वो उसका कमिटमेंट माना जाता है, उसको करके दिखाना पड़ता है, इसलिए हम उनके साथ में शैल का यूज करते हैं। अच्छा, बाकियों के लिए हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। मान लो मैं कहूं आई शैल हेल्प यू, देन आई एम ऑब्लाइज टू डू दिस वर्क। लेकिन अगर मैं दूसरों के बारे में कहूं दे विल हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद करेंगे, देन आई कांट मेक देम ऑब्लाइज, मैं उनको ऑब्लाइज तो नहीं कर सकता कि वो तुम्हारी मदद करें। तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये जो विल और शैल का डिफरेंस होता है ना, उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं। अगर स्पीकर खुद कोई काम करने के लिए बताएगा कहेगा, तो उसको वो करके दिखाना पड़ेगा, उसके लिए वो कमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो हम उसके साथ में शैल मॉडल का यूज करते हैं। बाकियों के साथ में हम विल का यूज कर लेते हैं। मैं फिर से बताता हूं, लेकिन ये मॉडर्न टाइम में बोलचाल में इतना मैटर करते नहीं है, आप किसी के साथ भी कोई भी यूज कर सकते हो। डन। हालांकि मैं इसका एक इंप्लीकेशन बताता हूं, उससे बात तुम जल्दी समझ जाओगे। जैसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, बॉन्ड पेपर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनमें तुम कभी पढ़ना, उनमें हमेशा शैल यूज होता है, उनमें विल का यूज नहीं किया जाता। उनमें हम शैल का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि जो वहां पे लिखा होता है ना, वो ऑब्लिगेटरी होता है।
मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया दो पार्टीज के बीच में, कोई कंपनियां हैं, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई जो बातें हैं वो उस पर एग्री हैं और उसको लेकर वो बाउंड है, ऑब्लाइज्ड है वैसा करने के लिए जैसा उनमें उसको लेकर वो एग्री हुए हैं जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। या कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है, तो अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो इसका मतलब वो जजमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए मैंडेटरी और सबको उसको मानना पड़ेगा। तो जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, उनमें सब में हम शैल का यूज ही करते हैं। शैल का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि शैल जो होता है दैट इज द मॉडल ऑफ एब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का होता है। बाकी अपना घरेलू बोलचाल में, स्कूल कॉलेज के बोलचाल में हम विल का यूज करते हैं, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दे विल हेल्प यू, वी शैल हेल्प यू। तो हमने प्रेफरेंस के हिसाब से बी जो फर्स्ट पर्सन है शैल लिख दिया, दे जो थर्ड पर्सन है उसके साथ विल लिख दिया। हालांकि अगर यहाँ पे भी शैल लिख दोगे वहां पे विल लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगर प्रेफरेंस करनी पड़े तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लिखा करो। मेरी तो आदत फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करने की है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लिखा करो, बाकी के साथ विल लिखा करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डैश आई गेट यू सम फूड, डैश यू गेट मी सम फूड। अच्छा एक चीज करो, एक काम करो, एक छोटा सा, ये जो थर्ड और सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस लिखे हैं ना, पहले तो इनमें बताओ किसमें शैल आएगा किसमें विल आएगा, उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एग्जाम में मैं बताता हूँ बच्चे, देखो अगर एग्जाम में तुम्हें विल और शैल में से एक को चूज करना है, मान लो फिल इन द ब्लैंक का टाइप का क्वेश्चन है और उनमें से एक को चूज करना है, तब तो फर्स्ट पर्सन के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में विल लिखना, ये ध्यान रखना। अदरवाइज अगर मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें दे के साथ विल या शैल लिखा हुआ है तो उसको गलत मत मानना, वो सही होता है। हालांकि विल शैल में एक डिफरेंस और होता है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगा। ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, इनमें एक क्लियर डिफरेंस होता है। देखो ये जो शैल मॉडल होता है ना, हमने कहा इसका हम यूज फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, फॉर्मल कंडीशंस में, फॉर्मल सिचुएशंस में शैल का यूज किया जाता है। तो हम इसका यूज करते हैं परमिशंस के लिए भी, रिक्वेस्ट के लिए भी। देखो परमिशन है, रिक्वेस्ट है, ऑफर है, ये सब फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है। मान लो हम घर पे हैं, घर पर हमें कुछ खाना है तो हम गए सीधा रेफ्रिजरेटर खोला, निकाला और खा लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम मेहमान के घर में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पे हमें फॉर्मल होने की जरूरत होती है, ठीक है, तो हम वहां पे परमिशन मांगते हैं कोई काम करने से पहले, ठीक है। तो जो फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं तो परमिशंस हैं, ऑफर्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, वो उसी कैटेगरी में आ जाती है। तो अगर मान लो हम प्रोबेबिलिटी रेफर कर रहे हैं कि फ्यूचर में होने वाले इवेंट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है, तब तो हम विल या शैल में से कोई भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम अपने विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना इरादा डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी क्या प्लानिंग है आने वाले टाइम में, तो हम विल और शेल कैसे यूज करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर मान लो हम किसी पर्सन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी पर्सन को कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है। तो अगर हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा शैल का यूज किया करो, विल का यूज इसके लिए नहीं होता, मतलब परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज नहीं होता। अब ये दो सेंटेंस है, डैश आई गेट यू सम फूड। अब हम किसी पर्सन से कह रहे हैं क्या तुम्हारे लिए कुछ फूड ले आए, ठीक है, और वहां पे कह रहे हैं डैश यू गेट मी सम फूड, क्या तुम मेरे लिए कुछ फूड ले आओगे। तो दोनों में पहले डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन, यही डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पे हम किसी पर्सन से, मतलब डैश आई गेट यू सम फूड, हम किसी पर्सन को कुछ ऑफर कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए ले आए फूड, यहाँ पर हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो चाहे हम किसी पर्सन को कुछ ऑफर करें, चाहे हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करें, या चाहे हम किसी पर्सन से परमिशन मांगे, इसको हम परमिशन भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में शैल का यूज क्या करो, उस कंडीशन में विल का यूज मत करना। तो शैल और विल में से केवल शैल जो होता है वो फॉर्मेलिटी के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम उसका यूज ऑफर, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए कर लेते हैं, विल का यूज नहीं कर पाते। लेकिन ध्यान ये रखना है कि शैल का यूज हम केवल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी के साथ कर सकते हैं। आई और वी जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो हमने शैल लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है यू, तो हम सेकंड पर्सन के साथ में शैल नहीं लिख सकते, उसके साथ में पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए वुड या कुड का यूज क्या करो। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर हमें कभी पोलाइटनेस एक्सप्रेस करनी हो, जैसे कि हम किसी पर्सन से ऑफर, रिक्वेस्ट या परमिशन मांगते हैं ना, तो वहां पे हमें पोलाइटनेस एक्सप्रेस करनी पड़ती है। तो जो हमारे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स होते हैं आई और वी, इनके साथ में तो लिखा करो शैल,
शुड भी लिख सकते हो, वैसे चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, शुड आई गेट यू सम फूड। तो शैल या शुड का यूज क्या करो फर्स्ट पर्सन के साथ में, लेकिन अगर हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हो यू, तो उसके साथ में लिखा करो वुड या कुड, विल का यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो अगर हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है, किसी परमिशन मांगनी है, तो वहां पे शैल का यूज क्या करो, लेकिन शैल का यूज केवल फर्स्ट पर्सन के साथ में, शैल आई हेल्प यू, ठीक है, शैल आई गो होम, ऐसे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ में वुड या कुड का यूज क्या करो, मतलब वुड और कुड जो होते हैं ना, वो विल की और कैन की वीकर फॉर्म होते हैं, उनका यूज पोलाइटनेस के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट ऑफर्स वगैरह में, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस में शैल आ जाएगा, और सेकंड में फोर्थ में वुड आ जाएगा। चलो, अब ये जो बात हमने डिस्कस की ना, अब मैं इसको तुम्हें एक सेंटेंस में अप्लाई करके बताता हूँ, जो हमारे पेपर में आते हैं कई बार सेंटेंस। ये देखो, ये हमने यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 लिखा है, ही सेड टू देम शैल आई गेट सम रिवॉर्ड, ठीक है, ही सेड टू देम शैल आई टेल देम द ट्रूथ। अब यहाँ पे पर्सन कह रहा है शैल आई गेट सम रिवॉर्ड फॉर इट, क्या मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो शैल यूज कर रहा है ना, ये शैल यूज कर रहा है प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन पहले ही जान लेना चाहता है कि इसको अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने शैल यूज किया है, ही सेड टू देम शैल आई टेल देम द ट्रूथ, क्या मैं उन्हें सच बता दूं, तो ये शैल प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं यूज किया गया। अगर इस पर्सन को सच पता है तो इसे सच बता देना चाहिए, लेकिन ये किसी दूसरे पर्सन से पहले पूछ रहा है, अगर वो अलाउ करेगा तो ये बाद में बताएगा, तो इसका मतलब ये शैल यूज किया गया परमिशन के लिए। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना कि शैल का यूज हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, तो ये डिफरेंस समझना। मैं फिर से देखो बता देता हूँ, शैल आई गेट सम रिवॉर्ड फॉर इट, क्या मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये शैल यहाँ पे परमिशन के लिए नहीं यूज हो रहा, ये शैल यूज हो रहा है फ्यूचर में होने वाली घटना को पहले से ही प्रिडिक्ट करवा लेने के लिए, कि ये पर्सन पहले से जान लेना चाहता है क्या फ्यूचर में ये घटना होगी। तो यहाँ पे शैल का यूज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, फ्यूचर इवेंट्स को रेफर करने के लिए। यहाँ पे लिखा शैल आई टेल देम द ट्रूथ, क्या मैं उन्हें सच बता दूं, तो ये फ्यूचर के लिए नहीं यूज हो रहा, ये शैल परमिशन मांगने के लिए यूज हो रहा है, कि अगर इस पर्सन को सच पता है तो इसे कायदे से बोल देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये दूसरे से मांग रहा है परमिशन, और अगर वो अलाउ करेगा तो ये सच बोलेगा। अब ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे हैं ना, अगर हम इनको इनडायरेक्ट बनाए, तो हमें लिखना पड़ेगा ही आस्क्ड देम इफ ही डैश गेट सम रिवॉर्ड फॉर इट, ही आस्क्ड देम इफ ही डैश टेल देम द ट्रुथ। तो ये हमने सेंटेंस इनडायरेक्ट बना दिया, मतलब ये जो है डायरेक्ट सेंटेंस, इसी को हमने इनडायरेक्ट बना दिया, यहाँ भी इनडायरेक्ट बना दिया, ठीक है। एक मिनट बच्चा, अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो शैल है ना, इसका हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिखना है। अब यहाँ पे हम शैल तो लिख नहीं सकते, शैल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है, तो अगर हम मेन क्लॉज पास्ट में है ना, तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी, तो शैल नहीं लिख सकते। अब ध्यान क्या रखना है कि जब हम शैल का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, तो पास्ट में इसकी फॉर्म होती है वुड, लेकिन अगर हम शैल का यूज परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए करें, तो पास्ट में इसकी फॉर्म होती है शुड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या समझ में आया कि विल शैल जो होते हैं वो पास्ट टेंस में यूज नहीं होते, ठीक है। तो अगर हम विल और शैल का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए, विलिंगनेस के लिए कर रहे हैं, तो पास्ट में इनकी जगह हमें यूज करना पड़ता है वुड मॉडल, विल की जगह भी और शैल की जगह भी, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि शैल का यूज हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम शैल का यूज परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो पास्ट में इसकी फॉर्म हो जाती है शुड, ठीक है। तो जब हम नरेशन चेंज करते हैं, एक मिनट बच्चा, तो जब हम नरेशन चेंज करते हैं, तो नरेशन में कई बार ऐसा होता है कि हम विल सेल को, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम विल सेल को चेंज करते हैं वुड में, कई बार ऐसा होता है कि हम चेंज करते हैं शुड में। हालांकि विल को शुड में कभी नहीं चेंज करते, केवल सेल को कर सकते हैं। तो विल को तो हमेशा वुड में चेंज करना है, ध्यान रखना। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि शैल को हम नरेशन चेंज करते समय शुड लिखें, या शैल को हम नरेशन चेंज करते टाइम वुड लिखें, तो वो ऐसे डिसाइड होगा। अगर हम शैल का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए, विलिंगनेस के लिए कर रहे हैं, तो इसकी जगह पास्ट में हमें लिखना पड़ेगा वुड। अगर हम शैल का यूज परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं और हम इसको पास्ट में लिखना चाह रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा शुड। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट में आ जाओ। अभी जो तुम्हें बोर्ड पे दिखाई पड़ रहे हैं क्वेश्चंस, मैं इनके बारे में एक छोटी सी बात तुम्हें बता देता हूँ। ये तुम देख पा रहे हो वुड कुड माइट से रिलेटेड है, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान रखना। वुड, कुड और माइट,
ये जो मॉडल्स होते हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं, इनको हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि वुड कुड माइट जो होते हैं ना, ये पास्ट में यूज किए जाते हैं रेस्पेक्टिवली विल शैल कैन और मे की जगह। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि पास्ट में विल शैल की जगह हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, शैल अगर परमिशन रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है तो शुड यूज करते हैं, अदरवाइज हमेशा वुड यूज करते हैं। उसी तरीके से पास्ट में कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से पास्ट में मे की जगह माइट का यूज करते हैं। एक तो इनके ये यूजेस हो गए कि पास्ट में मैन के मे कैन विल शैल यूज नहीं होते तो उनकी जगह यूज होते हैं। इसके अलावा और इनके यूजेस क्या होते हैं? वुड मॉडल का यूज हम करते हैं पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ऑफर्स रिक्वेस्ट वगैरह में। उसी तरीके से कुड मॉडल का भी हम पोलाइटनेस वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। एक ही यूज हो गया। माइट मॉडल का यूज हम करते हैं लीस्ट पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, लेस पॉसिबिलिटी। देखो मे जो मॉडल होता है उसके थ्रू हम ये सिचुएशन गेस करते हैं कि कोई काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें किसी काम के बहुत कम होने के चांसेस हो और ये एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइट। मतलब माइट जो होता है मे की वीकर फॉर्म हो जाता है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं। ये डिफरेंसेस हो गए। उसके अलावा वुड मॉडल का यूज हम पास्ट के हैबिट्स के लिए भी करते हैं। जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, उसी तरीके से पास्ट के रेगुलर एक्शंस को रेफर करने के लिए वुड मॉडल का भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा कुड मॉडल का यूज हम इसके लिए भी कर सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। जिस तरीके से माइट का यूज करते हैं उसी तरीके से हम कुड का यूज भी कर सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। देखो, कल की क्लास में हम कैन में पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी काम को मतलब लेकर श्योर हो तो हम वहां पे कैन यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो कुड होता है ना, वो कैन की वीकर फॉर्म होता है। तो वीकर पॉसिबिलिटी जो होती है ना, उसको हम कुड और माइट दोनों के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। हरिओम। विकर नहीं, वीकर, WEAKER। ठीक है, चलो, कहाँ था मैं, कहाँ चला गया? चलो अब हाँ काम की बात कर लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है कि हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको आंसर देने जा रहा था, वो दिमाग से निकल गया। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि थर्ड पर्सन के साथ ये वुड या कुड का यूज करेंगे। देवी जी, नाम से लग रहा है कि आप देवी जी होंगी, दीप लक्ष्मी। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, परमिशन करते हैं, तो वहां पे केवल दो ही पर्सन हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड पर्सन वहां पे कभी होता नहीं है, तो थर्ड पर्सन की चिंता मत करो, वो होता नहीं कभी। ठीक है, अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो एक हम होंगे और एक वो हमारा पर्सन जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो दो ही तो हुए, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, एक स्पीकर और एक लिसनर। अगर हम किसी को ऑफर करेंगे तो भी स्पीकर और लिसनर ही होंगे। अगर हम परमिशन मांगेंगे तो भी स्पीकर और लिसनर ही होंगे। तो जब हम ऑफर, रिक्वेस्ट और परमिशन की बात करते हैं तो वहां पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, केवल फर्स्ट और सेकंड ही होते हैं। ठीक है, खैर, ये बातें समझ में आ गई यहां तक? चलो अब मैं इनको एग्जांपल्स की मदद से समझा देता हूं डिटेल में। देखो, कमल आज द गेस्ट लिखा हुआ है, तो मेन क्लॉज पास्ट में है, तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो यहाँ पे मे मत यूज करो, माइट यूज कर लो। आसान है। ठीक है, अब देखो, अगर ये केवल इतना होता सेंटेंस तो ये सही हो जाता, ही मे कंडक्ट देम टू द हॉल। ठीक है, तो ये सही हो जाता कि हम भाई परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है, इनको हॉल तक लेकर जाओ। कंडक्ट देम टू हॉल का मतलब उन्हें वहां तक लेकर जाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन क्लॉज पास्ट में, अगर ये मेन क्लॉज पास्ट में है तो इसका मतलब वो सिचुएशन जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, वो पास्ट की है। अगर वो पास्ट की सिचुएशन है तो माइट लिखो। यहां जाते हैं, दे वर अफ्रेड दैट नोबडी विल बिलीव देम। अब अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, नोबडी विल बिलीव देम, तो ये सही है। लेकिन यहाँ देखो मेन क्लॉज पास्ट में वर, तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में है ना, तो यहाँ पे विल मत लिखो, वुड लिख दो। तो एक तो ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए ना कि जिस इवेंट की तुम बात करो वो इवेंट पास्ट का है, तो पास्ट के इवेंट के साथ में विल, शैल, कैन, मे का यूज मत करना, माइट का, कुड का या वुड का यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाद में याद आ गया, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है।
थर्ड सेंटेंस देखो, सरल वुड हैव सम स्ट्रेंज ड्रीम्स व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया। ठीक है, अब मैं पहले इसी को ये दोनों ये तो समझ में आई कि होंगे माइट और वुड वाले। इसको देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ डिटेल में, असल में इसका माहौल बनाना पड़ेगा। आ जाओ। देखो, अ, अ, पहले तो वुड मॉडल का हम यूज किस तरीके से पास्ट में करते हैं रेगुलर हैबिट के लिए, पहले वो समझा देता हूं। देखो, दे यूज टू गो देयर, हो गया। चलो, दूसरा हमने लिखा दे वेंट देयर। ठीक है, तीसरा हमने लिखा दे वुड गो देयर। ऐसे हमने ये सेंटेंस लिख दिया। ठीक, अब देखो, अगर हमने यहाँ पे यूज टू लिखा, अगर हमने यहाँ पे यूज टू लिखा है, दे यूज टू गो देयर, तो इसका मतलब इट इज अ पास्ट हैबिट, पास्ट रेगुलर एक्शन। ये पास्ट का एक रेगुलर एक्शन हो गया, क्योंकि यूज टू मॉडल का हम यूज पास्ट के रेगुलर एक्शन के लिए करते हैं। चलो ठीक। अगर हम लिखें थे वेंट देयर, कि वो वहां गए, तो ये देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये एक्शन पास्ट का तो है, लेकिन ये रेगुलर कोई होगा ये जरूरी नहीं है। मतलब ये वन टाइम इवेंट भी हो सकता है कि वो एक बार वहां चले गए, दे वेंट देयर। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये तो कंफर्म है कि एक्शन पास्ट का है, लेकिन रेगुलर है नहीं है वो इससे पता नहीं चल पाएगा। अब मान लो मैं इसी के आगे लिख दूं एवरीडे, दे वेंट देयर एवरी डे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो वहां जाते थे पास्ट में। वेंट से पता चल गया कि पास्ट का एक्शन है, एवरीडे का पता चल गया रेगुलर है। तो अब ये भी हो गया पास्ट रेगुलर एक्शन। तो जैसे हम यूज टू मॉडल का यूज पास्ट का रेगुलर एक्शंस के लिए करते हैं ना, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट मॉडल के साथ में कंफ्यूजन ना हो, ये क्रिएट मतलब कंफ्यूजन ना हो, ये मेंटेन करने के लिए हमें कोई ऐसा वर्ड लिखना पड़ता है जिससे पता चल जाए कि ये रेगुलर एक्शन है। एवरीडे लिख दोगे, एवरी वीक लिख दोगे तो पता चल जाएगा कि ये रेगुलर है। ठीक है, अच्छा, दे वुड गो देयर अगर हम लिखेंगे ना, तो ये एक्शन हमें पास्ट का नहीं मानना है, ये हमें फ्यूचर का मानना है। देखो, विल शैल की वीकर फॉर्म वुड होता है, तो अगर हम यहाँ पे वुड लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम विल या शैल को यूज नहीं करना चाह रहे, उसकी वीकर फॉर्म वुड लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में एक ऐसा प्रोबेबल एक्शन है जिसके होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये एक्शन ना तो अभी पास्ट का है और ना ही ये फ्यूचर का है, मतलब ना ही ये पास्ट का है ना ही ये रेगुलर है। लेकिन मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं, दे वुड गो देयर वेन एवर दे हैड टाइम, दे वुड गो देयर वेन एवर दे हैड टाइम। अगर ऐसे लिख दें तो अब देखो इसे समझना, वेन एवर का मतलब होता है जब भी, रेगुलर, और दे हैड टाइम का मतलब हो गया पास्ट। तो इसका मतलब अब ये जो दे वुड गो देयर है ना, ये भी हो गया पास्ट का रेगुलर एक्शन। तो पहले तो ये बातें जो मैंने समझाई ये समझ लो कि जिस तरीके से हम यूज टू मॉडल का यूज करते हैं पास्ट का रेगुलर एक्शंस को रेफर करने के लिए, उसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं अगर हम उसके साथ में कोई ऐसा वर्ड लिख दें जिससे ये पता चल जाए कि ये रेगुलर होने वाला एक्शन था। जैसे हमने एवरीडे लिख दिया, वेंट पास्ट इंडेफिनिट लिखा तो पता चल गया पास्ट है, एवरीडे लिख दिया तो पता चल गया रेगुलर है। तो ये पास्ट का रेगुलर एक्शन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लिख दें दे वुड गो देयर वेन एवर दे हैड टाइम, कि जब भी उनके पास टाइम होता था वो वहां जाते थे, तो ये जो वुड मॉडल है ना, इसके साथ लिखा गया एक्शन भी देखो पास्ट का रेगुलर एक्शन हो गया। ठीक, तो हम वुड मॉडल का यूज पास्ट के रेगुलर एक्शंस को रेफर करने के लिए भी करते हैं, लेकिन हमें सिचुएशन क्लियर करनी पड़ती है पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखकर। ठीक है, यूज टू के साथ में कॉन्टेक्स्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे यूज टू हम लिखते हैं वैसे ये क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट का रेगुलर एक्शन ही होगा। डन। खैर, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो हमने सेंटेंस लिखा सरल वुड, या एक काम करते हैं मैं दो क्वेश्चन और लिखता हूँ फिर उसके बाद इस पर लाता हूँ। अब एक मैंने सेंटेंस लिखा, दे यूज टू वॉच एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा, दे वुड वॉच एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड। .
अब देखो हमने यहाँ पे बताया कि वो बचपन में एक्शन मूवीज देखा करते थे, कोई लोग हैं, ठीक है। तो हमने पास्ट का रेगुलर एक्शन के लिए एक बार यूज टू लिखा, एक वुड लिखा। हमें पता है कि यूज टू का भी हम पास्ट का रेगुलर एक्शन के लिए कर सकते हैं, वुड का यूज भी कर सकते हैं। एक काम छोटा सा देखो रह गया। दोनों ही ऑप्शन लिखने थे हमें, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। थोड़ा सा इनमें करेक्शन करना पड़ेगा। असल में मैं 4 सेंटेंस लिखना नहीं चाहता, दो में चीजें समझाना चाहता हूँ। चलो, देखो, दे वुड, दे यूज टू वॉच एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से लिख देता हूँ, दे वुड, दे यूज टू लव एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड, ठीक है, लव। आ जाओ। तो जो 4 सेंटेंस हम अलग अलग लिखते हैं वो हमने दो में काम कर लिया। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हमने वुड मॉडल यूज किया और यूज टू मॉडल यूज किया। यहाँ पर भी वुड मॉडल यूज किया, यूज टू मॉडल यूज किया, और जो हमने वर्ब यूज किया वो वॉच है, यहाँ पे जो वर्ब यूज की वो लव है। इन चाइल्डहुड लिखने से पता चल गया ये पास्ट का एक्शन है, रेगुलर, ठीक है। तो हमने लिखा दे वुड यूज टू लव वॉच एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड। तो ये देखो, ये वुड भी सही हो गया और ये यूज टू भी सही हो गया। तो चाहो तो यूज टू लिखो, दे यूज टू वॉच एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड, वो भी सही है, और चाहे वुड लिखो तो भी। हरिओम। चलो आ जाओ भाई। ये असल में स्टॉप क्या हो गया, क्लास यहाँ से थोड़ी देर के लिए लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो खैर वो मुझे एग्जाम्पल फिर से लिखने पड़ेंगे। आ जाओ लिखते हैं उन्हें फिर से। देखो, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, दो एग्जाम्पल लिखे थे, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ। दे वुड यूज टू वॉच एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड, ठीक है। दूसरा हमने लिखा दे वुड यूज टू लव एक्शन मूवीज इन चाइल्डहुड, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को समझना। ये वुड और यूज टू दोनों मॉडल हैं, ठीक है, और इन मॉडल्स का यूज हमने इन वर्ब्स के साथ किया है। इन चाइल्डहुड लिखने से पता चल गया कि ये पास्ट में होने वाला कोई एक्शन है जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पास्ट में होने वाले एक्शंस हैं उनको हम वुड मॉडल यूज टू मॉडल दोनों के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो समझना क्या, ये जो वॉच है ना ये तो है एक्शन वर्ब। लव जो है ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये हमारी स्टेट की वर्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर हम किसी पास्ट के एक्शन को रेफर करें, एक्शन, ठीक है, तो उसके लिए हम वुड और यूज टू दोनों में से किसी भी मॉडल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स होती हैं, स्टेट की वर्ब्स होती हैं, उनके साथ केवल यूज टू लिखा करो, उनके साथ में वुड मॉडल का यूज पास्ट में नहीं होता। तो मतलब वुड और यूज टू हम दोनों का यूज पास्ट के रेगुलर एक्शंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन केवल एक्शंस के लिए, स्टेट के लिए नहीं। अच्छा, अब पता कैसे चलता है कि कोई एक्शन है या स्टेट है, तो वर्ब से पता चल जाता है। जो वर्ब्स डूइंग को, हैपनिंग को, एक्टिविटीज को रेफर करती हैं वो होती हैं एक्शन वर्ब्स। जो वर्ब्स स्टेट को रेफर करती हैं, एक्टिविटीज को रेफर नहीं करती, वो होती हैं स्टेट वर्ब्स, ठीक है। अब लव जो वर्ब है इट इज नॉट एन एक्टिविटी, ये स्टेट की, हमारी मेंटल स्टेट की वर्ब होती है, ठीक है। तो इसके साथ में यूज टू लिखना, वुड मत लिखना। अब इसी को मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैंने सी एग्जांपल लिखा, दे वुड बी गुड फ्रेंड्स अ फ्यू इयर्स बैक। अब जैसे मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, दे वुड बी
गुड फ्रेंड्स अ फ्यू इयर्स बैक। ठीक है। अब मान लो कोई लोग हैं, वो कुछ पहले अच्छे दोस्त थे, फिर किसी वजह से उनमें दोस्ती खत्म हो गई। ठीक है। तो अब फ्यू इयर्स बैक लिखने से ही पता चल गया कि सिचुएशन जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये पास्ट में कभी वैलिड रही होगी, आज वैलिड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने वुड मॉडल का यूज कर लिया, और जो वर्ब लिखी ना, ध्यान से देखो, बी वर्ब है। बी जो वर्ब होती है ना, ये भी स्टेट की वर्ब होती है। इजम आर जो वर्ब होती है, वो कोई एक्टिविटी तो डिस्क्राइब करती नहीं, वो स्टेट की वर्ब होती है। तो स्टेट की वर्ब अगर ये है ही है, तो इसके साथ में वुड का यूज मत करो, इसके साथ में लिखो यूज टू। तो ये ध्यान रखना। दे यूज टू बी गुड फ्रेंड्स अ फ्यू इयर्स बैक। तो हम पास्ट के जो रेगुलर एक्शंस होते हैं उनको रेफर करने के लिए यूज टू का या वुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। बस एक्शन के लिए करना है, उसमें जो वर्ब्स स्टेट डिस्क्राइब करते हैं उनका यूज मत करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं उनके लिए यूज टू का यूज किया करो, वुड का यूज मत करना। जब ये सारी बातें समझ में आ जाए तो एग्जांपल देखो, सरल वुड हैव सम स्ट्रेंज ड्रीम्स व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अब हम कह रहे हैं कि सरल जो है उसको कुछ अजीब सपने आते थे जब वो बच्चा था तब। यहाँ पे हमने वर्ब लिखी है हैव, लेकिन हैव इज अ नॉन एक्शन वर्ब। हैव भी नॉन एक्शन वर्ब होती है, कोई एक्टिविटी तो है नहीं। तो वुड का यूज मत करो, इसके साथ लिखो यूज टू। तो हम वुड मॉडल का यूज पास्ट के रेगुलर एक्शंस के लिए करते हैं, स्टेट्स के लिए नहीं। स्टेट्स के लिए यूज टू मॉडल का यूज किया करो, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिखा मोहन लुक्ड एवरीवेयर बट ही डिड नॉट फाइंड द बॉक्स। चलो इसका आंसर अपने आप बताओ। मोहन लुक्ड एवरीवेयर बट ही डिड नॉट फाइंड द बॉक्स। मोहन लुक्ड एवरीवेयर बट ही डिड नॉट फाइंड द बॉक्स। कुड नॉट। ठीक है, देखो मैं बताता हूं इसमें हमें समझना क्या। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट गो देयर। ठीक है। दूसरा हमने लिखा, ही कुड नॉट गो देयर। अब वर्ब यहां पर भी गो है, यहां पर भी वर्ब गो है। यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया डिड। ठीक है, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया कुड। कुड मॉडल है। तो अगर हम लिख रहे हैं ही डिड नॉट गो देयर, कि वो वहां नहीं गया, तो इसका मतलब हम उस पर्सन की डूइंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये हो गया डेलिबरेट एक्शन जो उसने परफॉर्म किया। ही डिडंट गो देयर का मतलब डेलिबरेटली, कि वो जानबूझ के वहां नहीं गया। ही कुडंट गो देयर का मतलब इनएबिलिटी, कि वो जाना चाहता रहा होगा लेकिन जा नहीं पाया। ठीक है। क्यों नहीं जा पाया, क्या वजह रही, गाड़ी खराब हो गई, बारिश होने लग गई, बीमार पड़ गया, घर पे मेहमान आ गए, मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो ऐसा ना कर पाया। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमें इंटेंशन ऑफ इनेबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, तो हमें मॉडल यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटेंशंस को मॉडल एक्सप्रेस करते हैं। अगर डेफिनेट फैक्ट है तो उसके लिए तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, डज, डिड, उनका यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ही डिड नॉट गो देयर लिखेंगे, तो ये डेलिबरेट एक्शन होगा जो उस पर्सन ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर हम कुड नॉट गो लिखेंगे, तो ये हम उस पर्सन की डेलिबरेट एक्टिविटी नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे उसकी इनेबिलिटी, कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो ऐसा कर नहीं पाया। ठीक है। अच्छा, क्या वो सर्कमस्टांसेस थे, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। कोई भी सर्कमस्टांस हो सकती है भाई, वहां पे क्यों नहीं जा पाया, क्या वजह थी कि नहीं जा पाया, तो कई वजह हो सकती है। ठीक है। तो अगर हमें किसी पर्सन की इनेबिलिटी एक्सप्रेस करनी किसी एक्शन से रिलेटेड, तो मॉडल यूज करो, अदरवाइज तो डू डिड यूज होते ही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमने लिखा मोहन लुक्ड एवरीवेयर बट ही डिडंट फाइंड द बॉक्स। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ही लुक्ड एवरीवेयर, कि उसने सब जगह ढूंढा और बॉक्स उसको नहीं मतलब मिला, तो ये उसकी इनेबिलिटी है कि ढूंढने के बावजूद भी उसको बॉक्स मिला नहीं। ठीक है। ये डेलिबरेट एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे डिड नॉट नहीं, कुड नॉट लिखो। मोहन कुड नॉट फाइंड द बॉक्स। ठीक है। इसी को मैं एक दूसरे एग्जांपल से और समझा देता हूं। मान लो मैंने एक सेंटेंस और लिखा अपने पास से, दे डिड नॉट दे डिड नॉट जंप ओवर द वॉल द दे ट्राइड मैनी अ टाइम। अब जैसे हमने ये लिखा, दे डिड नॉट जंप ओवर द वॉल दो दे ट्राइड मैनी अ टाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना,
अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, दे डिड नॉट जंप ओवर द वॉल, तो ये सही हो जाएगा। दे डिड नॉट जंप ओवर द वॉल का मतलब हम ये मान लेंगे दे डिडंट डू एनी एफर्ट, कि उन्होंने वॉल के ऊपर से जंप करने की कोई कोशिश ही नहीं की, मतलब ये डेलिबरेट एक्शन हो गया जो उन्होंने नहीं परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे देखो, दो दे ट्राइड मैनी अ टाइम, कोशिश तो उन्होंने कई बार की। तो अगर उन्होंने कई बार कोशिश की और फिर उस काम को नहीं कर पाए, तो ये डेलिबरेट एक्शन नहीं रहा, ये हो गई उनकी इनएबिलिटी, कि कोशिश करने के बाद उनसे काम नहीं हुआ। अब ये डिड गलत है, अब लिखो कुड। तो ये डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अगर ये ना लिखा हो दो दे ट्राइड मैनी अ टाइम, तो ये सही था। दो दे ट्राइड मैनी अ टाइम लिख दे तो ये गलत है, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल, द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड वेदर ही वुड स्पीक इंग्लिश। चलो मैं इसको भी समझाने के लिए ना एक दूसरे एग्जाम्पल से थोड़ी सी तुम्हारी मदद ज्यादा हो जाएगी, वो पहले लिख देता हूं। वी शुड टेस्ट इट इफ इट डैश विद स्टैंड सो मच प्रेशर। वी शुड टेस्ट इट इफ इट डैश विद स्टैंड सो मच प्रेशर, ठीक है। वो ब्लैंक फिल करना है और उसके लिए ऑप्शन है कैन और विल। वो ब्लैंक हमें फिल करना है और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कैन और विल। चलो आंसर बताओ। वी शुड टेस्ट इट इफ इट डैश विद स्टैंड सो मच प्रेशर। कैन और विल ऑप्शन है, चलो बताओ। ठीक है ना। अब देखो, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, एक मिनट क्या है, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, इट डैश विद स्टैंड सो मच प्रेशर, तो हम इसमें कैन भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इट कैन विद स्टैंड सो मच प्रेशर, मतलब इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि इतने प्रेशर को ये बेयर कर सकता है। अच्छा, विल भी लिख सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट विल विद स्टैंड सो मच प्रेशर। तो उस कंडीशन में अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, इट डैश विद स्टैंड सो मच प्रेशर, तो हम कैन और विल किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एक मेन क्लॉज भी लिख रखी है, वी शुड टेस्ट इट। टेस्ट का मतलब जांचना, ठीक है। अब हमें पता है कि विल जो होता है ये मॉडल ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, यही होता है ना। और कैन जो होता है ये मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ एबिलिटी, इसका होता है, स्ट्रेंथ का एबिलिटी का इसका मॉडल होता है। अब हमें पता है कि टेस्ट हम प्रोबेबिलिटी को तो कर ही नहीं सकते, फ्यूचर को तो कोई टेस्ट नहीं कर सकता ना, फ्यूचर में क्या होगा उसको आप प्रेजेंट में थोड़ी टेस्ट कर लोगे। तो अगर हमने यहाँ पे टेस्ट वर्ब लिख रखी है, तो ऐसे समझ जाओ विल ऑप्शन गलत हो गया, कैन ऑप्शन आंसर हो गया। तो अगर ये ना लिखा होता वी शुड टेस्ट इट इफ, तो हम कुछ भी लिख सकते थे, इट कैन विद स्टैंड सो मच प्रेशर भी सही होता है, इट विल विद स्टैंड सो मच प्रेशर भी सही होता है। लेकिन जब ये लिख दिया है ना वी शुड टेस्ट, तो इससे पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ और एबिलिटी ऑफ समथिंग, नॉट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी का मतलब फ्यूचर होता है, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते प्रेजेंट में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर ये सेंटेंस केवल इतना होता, ही वुड स्पीक इंग्लिश, तो हम इसे सही मान लेते, ये प्रोबेबिलिटी हो जाती। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा, द जज टेस्टेड, टेस्ट किया मतलब जज ने ऐसे टेस्ट किया, तो अगर जज ने ऐसे टेस्ट किया तो ये उसकी एबिलिटी को टेस्ट किया गया होगा, ना कि प्रोबेबिलिटी को, तो कुड लिख दो। कैन क्यों नहीं लिखा समझ जाना, कैन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टेस्टेड पास्ट टेंस की वर्ब है, तो मेन क्लॉज पास्ट में, इसलिए हम कैन नहीं लिख सकते, प्रेजेंट होता तो हम कैन लिख देते, तो हमने कुड लिख दिया। So the judge tested the accused whether he could speak English. Whether he could speak English का मतलब है whether he was able to speak English, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये ध्यान रखना, विल शैल की पास्ट फॉर्म वुड होता है, मतलब जब हम वुड को पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो वो विल और शैल की जगह यूज हो रहा होता है, और विल और शैल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। तो अगर हमें पास्ट में किसी प्रोबेबिलिटी को रेफर करना है तो वुड यूज करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो हमें पास्ट में परमिशन को रेफर करना है तो माइट यूज करना चाहिए, एबिलिटी को रेफर करना है तो कुड यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने टेस्ट वर्ब से जान गए कि एबिलिटी की बात हो रही है, तो हमने कुड लिख दिया, ठीक है। अब आगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, शी केप्ट हर कूल एंड कुड गेट हर सेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन।
चलो इसको मैं समझाता हूं तुम्हें यहां से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन कुड स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है। दूसरा हमने लिखा, मोहन कुड कैच द बस despite being late। अब देखो ये दोनों सेंटेंसेस समझना। मोहन कुड स्पीक इंग्लिश वेल, मोहन कुड कैच द बस डिस्पाइट बीइंग लेट। ठीक है। अब ये मोहन की एबिलिटी है दोनों, कि मोहन अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, स्किल है। मोहन कुड कैच द बस डिस्पाइट बीइंग लेट, लेट होने के बावजूद भी कैसे न कैसे उसने बस पकड़ ली, तो ये भी एक काबिलियत ही है उसकी। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना। ये जो स्पीकिंग इंग्लिश इसकी एबिलिटी है ना, ये एबिलिटी है जनरल। जनरल का मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर घटना की बात नहीं कर रहे। जनरल है कि कोई पर्सन अगर अच्छी इंग्लिश बोल लेता है तो वो हर जगह ही बोल लेता होगा। तो ये बात हो रही है उसकी जनरल एबिलिटी की। लेकिन ये द बस लिखा हो ना, ऐसे समझ लो, द बस का मतलब डेफिनेट। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें हम उस पर्सन की एबिलिटी को रेफर कर रहे हैं। तो ये एबिलिटी जनरल नहीं है, ये एबिलिटी हो गई पर्टिकुलर। अब देखो, अगर हम किसी जनरल एक्शन से रिलेटेड पर्सन की एबिलिटी को रेफर करें पास्ट में, तो हम कुड मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन वो अगर एबिलिटी जनरल एक्शन से रिलेटेड ना हो, किसी डेफिनेट एक्शन से रिलेटेड हो, पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड हो, तो उसके लिए मैनेज टू लिखा करो। वॉज एबल टू भी लिख सकते हो। तो इसके लिए लिखो, मोहन मैनेज टू कैच द बस डिस्पाइट बीइंग लेट, कि लेट होने के बावजूद भी उसने बस पकड़ ली, मिस नहीं की। ठीक है। तो यहां से हमें यह समझना है कि कुड मॉडल का यूज हम पास्ट में करते हैं जनरल एबिलिटीज के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल एबिलिटी की बात नहीं करें, हम किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड किसी पर्सन की बात करें, तो हमें मैनेज टू या वॉज एबल टू का यूज करना चाहिए। तो इसको या तो लिखो मोहन मैनेज टू कैच द बस, या लिखो मोहन वॉज एबल टू कैच द बस। ठीक। एक एग्जाम्पल से और देखो समझाता हूं। द बैट्समैन, एक मिनट, या छोड़ो। द बैट्समैन could hit the last ball for a boundary। ठीक है। ऐसे लिख दिया, द बैट्समैन कुड हिट द लास्ट बॉल फॉर अ बाउंड्री। अब हम कह रहे हैं कि बैट्समैन ने लास्ट बॉल थी उसको बाउंड्री पार फेंक, मतलब हिट कर दिया। तो ये उसकी जनरल एबिलिटी नहीं है, ये उसकी एक पर्टिकुलर मैच में एक पर्टिकुलर बॉल से रिलेटेड एबिलिटी है। ठीक है। तो अब ऐसी एबिलिटी जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड हो, जनरल ना हो, उनके लिए मैनेज टू का यूज किया करो, या वॉज एबल टू का यूज किया करो। मैनेज टू लिखा करो वैसे। तो लिख दो, द बैट्समैन मैनेज टू हिट द बॉल फॉर अ बाउंड्री। असल में बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है मोहन जिंदा ना हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि अब मोहन जिंदा ना हो। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है। तो जो पहले बोल लेता होगा इंग्लिश, वो तो बाद में भी बोल लेगा, लेकिन इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है इस समय अब मोहन वहां पे उन लोगों के साथ ना हो। अब इस एग्जाम्पल में सिक्स में है ना, शी कैप्ट हर कूल। कीप कूल का मतलब होता है शांत रहना। ठीक है। अब हमने लिखा है शी कैप्ट हर कूल, वो शांत रही, एंड कुड गेट हरसेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन। आउट ऑफ द सिचुएशन का मतलब आउट ऑफ द प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम थी और उससे अपने को बाहर निकाल लिया। तो ये एबिलिटी एक जनरल सिचुएशन से रिलेटेड, मतलब जनरल नहीं है, पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड बात हो रही है। ये लिखा है ना द सिचुएशन, द सिचुएशन का मतलब कोई डेफिनेट सिचुएशन। तो ये जो इस पर्सन की एबिलिटी है कि उसने शांत रहते हुए अपने को मुसीबत से बाहर निकाल लिया, ये उसकी जनरल एबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी एक पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुड मत लिखो, यहाँ पे लिखो मैनेज टू। तो इसको लिखो, एंड मैनेज टू गेट हरसेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन। तो कुड का यूज हम पास्ट के रेगुलर एक्शंस के लिए करते हैं,
मतलब जो एबिलिटी एक्सप्रेस करते हो किसी पर्सन की, लेकिन वो जनरल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो एबिलिटी किसी पर्टिकुलर एक्शन से या पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड है या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो वहां पे मैनेज टू का यूज किया करो, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। 8:45 पे एक सेशन लगा हुआ है प्रैक्टिस का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्रैक्टिस बैच वो बनाया है, तो इस बैच में तो आपकी लर्निंग होती रहती है, उसमें प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो 8:45 पे उसकी क्लास है, अभी 15 मिनट में 10 मिनट में वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तब तक तुम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। वर्ब चैप्टर बड़ा होता है, अभी चलता रहेगा, ये कई क्लास ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे इसको सीखते रहना, अपना रिवीजन करते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। बाकी अब मैं निकलता हूँ, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मिलता हूँ उस प्रैक्टिस वाले बैच में, ठीक है। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।